हेलो दोस्तों, मैं हूं सी इब्राहिम और आप देख रहे हैं फाइनेंसी को विद सी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने जो कोर्स शुरू किया है फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स, उसके 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। ठीक है, मतलब डे 4 तक हो चुका है, आज डे 5 है। ठीक है, तो जिसने अगर नहीं देखा है तो वो पहले जाके ना शुरुआत से देखे उसको, ताकि जो आज मैं कराऊंगा वो समझ में आए। क्योंकि सिर्फ इसको देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, अगर शुरू से देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले वो जाके देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये है मेरी वेबसाइट www.finansico.com। इस पे जो है आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, आपको नोट्स बनाने हो नोट्स बना लेना, जो भी करना हो कर लेना। हालांकि ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इस पे तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करना, फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स। ये कुछ एड्स हैं, इसको कट कर दिया करो, है ना। तो आज हमें क्या सीखना है? फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है। डे थर्ड डे में जो मैंने किया था ना, उसका ही मान लो कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। उसमें थोड़ा कम डिटेल में किया था, आज ज़्यादा डिटेल में करेंगे। इसमें मेरे को लग रहा है सारा थ्योरी है, आज लग रहा है सब थ्योरी है यार। चलो कोई नहीं, देखते हैं। एड्स को कट कर देंगे। ठीक है, तो फ्री 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 स्टॉक मार्केट कोर्स डे 5। देखो, पहला जो हमारा टॉपिक है, की मैट्रिक्स टू चेक इन फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या हमें चेक करना है मेनली, उसको देखते हैं। हम क्या करेंगे ना, हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे, स्क्रीनर। आजा, स्क्रीनर हम ओपन करेंगे, इससे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें हम ले लेते हैं कोई सा भी शेयर ले लेते हैं, इसी टाइप करेंगे, कौन सा लें, एशियन पेंट ले लेते हैं। ठीक है, एक होता है, देखो सबसे पहले जो है टॉपिक पीई रेशियो, पढ़ते हैं क्या है। अर्निंग्स टू प्राइस, अर्निंग टू प्राइस, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अ मल्टीपल इज अ रेशियो ऑफ stocks share price to its earning per share. One of the most often used stock valuation metrics in PE ratio. It includes whether a stock is costly or inexpensive at its present market price. देखो, पीई रेशियो ना बहुत बंदे यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। पीई रेशियो अगर 20 से कम है तो बहुत अच्छा है। 25, काफ़ी बंदे 25 भी यूज़ करते हैं। 25 का थोड़ा महंगा लग जाता है मेरे को। पीई रेशियो मतलब क्या? स्टॉक प्राइस बट्टा में अर्निंग पर शेयर। स्टॉक का प्राइस मान लो 100 रुपये है, अर्निंग पर शेयर कितना है? रुपये। अर्निंग पर शेयर जो है 10 रुपये है, तो 100 डिवाइड बाई 10 इंटू में 10, पी रेशियो कितना है? 10, यानी अच्छी कंपनी है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्राइस अर्निंग रेशियो। दूसरा टॉपिक है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। EPS is calculated by dividing a company's net profit by number of common shares outstanding. EPS is widely used indicator measures the corporate value since it shows how much money a firm produce for each share of stock its own. देखो, मोटा मोटी क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है? नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड, प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। जो नेट इनकम है ना, उसमें जो डिविडेंड देना है उसको माइनस करके जो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है ना, उसको डिवाइड कर देना है। मतलब कि क्या, एक शेयर पे कितनी अर्निंग आई। मान लो देखो 100 शेयर हैं, उसने कितने कमाए? 100 रुपये। तो एक शेयर पे कितने रुपए कमाए उसने? 1 रुपया, है ना। पर शेयर पे निकालना है, पर शेयर पे कितनी अर्निंग करी उसने, वो निकालना है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर वो होता है।
मार्केट कैप, ये आप यहाँ से देख सकते हो, फॉर्मूले से पता चल जाएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर्मूला, करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। देखो मान लो अभी करंट प्राइस कितना रुपए है, करंट मार्केट प्राइस 500 रुपये है, नंबर ऑफ शेयर कितने आउटस्टैंडिंग है, 10 मान लेते हैं, 10 नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, मार्केट मार्केट कैप कितने हो जाएगा उसका, 5000 का हो जाएगा। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कंपनीज एंटायर वैल्यूएशन बेस्ड ऑन इट्स करंट प्राइस and total number of share outstanding stock. It is computed by multiplying the current market price of the company share by the total number of outstanding share। जो बताया था वही है सेम, ठीक है। पीवी रेशियो इसको बोलते हैं प्राइस टू बुक रेशियो, ठीक है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। इज ऑल्सो नोन एज प्राइस टू बुक रेशियो इज पॉपुलरली फाइनेंशियल इंडिकेटर एट that assists investors in determining the worth of a company. It compares the share price to book value per share. Using the PB ratio, investor can determine if a stock is overpriced or undervalued in relation to the book value. देखो क्या है ना, हम ना बुक वैल्यू निकालते हैं, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने निकाला ना यहाँ से, मार्केट कैपिटलाइजेशन उसको कर देंगे बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। इक्विटी की कितनी बुक वैल्यू है, मान लो एक बुक में इक्विटी है 50,000 रुपये, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकला है 5 लाख निकला है, मान लो 5 लाख को डिवाइड कर देंगे 50,000 से, कितना आया, 10 आया ना, तो प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक रेशियो 10 हो गया है ना। इसको ऐसे करते हैं। अब इससे क्या है ना, प्राइस टू बुक रेशियो से ना इसको कंपेयर करते हैं करंट मार्केट प्राइस से, जो प्रैक्टिकली जो करते हैं ना इसको करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अभी क्या है ना, प्राइस टू बुक वैल्यू मोस्टली शेयर्स का ना ज़्यादा ही होता है। देखो यहाँ पे देखो बुक वैल्यू कितना है, 195 है, और करंट प्राइस देखो कितना है, तो बुक वैल्यू जो निकलता है ना उससे करंट प्राइस ज़्यादा ही होता है हमेशा, लेकिन इसका 4 गुना होना तो भी चल जाता है, मैं तो ये मानता हूँ। दो गुना मोस्टली तो मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ ना, दो गुना या 3 गुना को देखता हूँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा है ना, काफ़ी गैप है इसमें, तो इससे थोड़ा दूर ही रहूँगा, ठीक है। और भी चीज़ें देखनी होती हैं, ये तो एक चीज़ हो गई। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड मतलब क्या, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ना मेरे को नहीं लगता कुछ फ़ायदा होगा, इसी से समझ में आ जाएगा। डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज क्या होता है, डिविडेंड प्राइस, डिविडेंड पर शेयर, मतलब एक शेयर पे आप कितना डिविडेंड दे रहे हो, एक शेयर पे कितना डिविडेंड दे रहे हो, और बट शेयर प्राइस मान लो 10 रुपये तुम दे रहे हो एक शेयर पे, और उसका शेयर प्राइस 100 रुपये है, तो डिविडेंड यील्ड कितना आया, 10% आया ना, तो वही हो गया डिविडेंड यील्ड। सिंपल सा कैलकुलेशन था, ये पहले भी बता चुका हूँ। डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू ये भी पहले बता चुका हूँ, एक बार पढ़ लेते हैं। द नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इज रेफर्ड टू एज इट्स फेस वैल्यू इन फाइनेंस। In the case of stocks, face value is the jargon term that refers to the stock's initial cost which is printed on certificate। देखो सर्टिफिकेट पे जो प्रिंटेड होता है ना वो यही होता है फेस वैल्यू। इसको मैंने पहले बताया था, शायद 2 रुपये था उस टाइम, एक का फेस वैल्यू 2 रुपये था शायद, उस पर मैंने बताया था। इसका देखें फेस वैल्यू क्या है, देखो फेस वैल्यू है 1 रुपये का, है ना, 1 रुपये है ना ये, और करंट प्राइस देखो इसका कितना है, 2,875 रुपये है। अब इतना गैप क्यों है भाई, इसके रिजर्व भी तो होंगे ना काफ़ी, इसलिए तो गैप है। फेस वैल्यू देखो ना 1 रुपये है, और ये करंट प्राइस कितना है, 2,875 रुपये है, तो इसका गैप जो है ना, इसमें रिजर्व काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मोटा मोटी तो ये समझ गया ना फेस वैल्यू क्या होता है। बीटा, बीटा क्या होता है, बीटा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूँ पढ़ के। ये मेनली कंपेयर करते हैं इससे मार्केट से। बीटा इज a concept that measures the expected movement of a stock in relation to the market movements. A beta larger than 1 implies that the stock is more volatile than the overall market। ओवरऑल मार्केट की जगह यहाँ पे क्या ही हम यूज़ करते हैं, ओवरऑल मार्केट में हम यूज़ करते हैं निफ्टी को ले लेते हैं, निफ्टी से कंपेयर कर लेते हैं। मान लो जैसे निफ्टी है ना,
निफ्टी अगर 10% गिर रहा है या फिर 10% बढ़ रहा है तो आपका स्टॉक कितना गिर रहा है कितना बढ़ रहा है, समझ रहे हो। मान लो निफ्टी गिरा 10%, आपका स्टॉक गिरा 15%, निफ्टी बढ़ा 10%, आपका स्टॉक बढ़ा 15%, तो बीटा जो उसका होगा ना 1.5 होगा निफ्टी से, समझे। अगला टॉपिक 52 वीक्स हाई लो, ये भी मैं बता चुका हूँ। इसमें क्या है कि एक साल के अंदर 52 वीक्स, एक साल हुआ, एक साल के अंदर जो हाई और लो होता है ना वो कितना है उसको बोलते हैं। जैसे मान लो एक साल के अंदर कोई शेयर गया 1000 रुपये और हाई हाई बनाया उसने और लो बनाया 500 रुपये, तो उसी को बोलता है हाई लो 52 वीक्स। ROCE ये भी मैं बता चुका हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ROCE स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। How effectively a company creates a profit from the capital it uses. It is a profit ratio that measures how effectively a company uses its capital to make profits. ROCE considers both equity and debt capital but does not consider short-term debt. Short-term debt को हटा के जो long-term debt है और equity है उसको कंपेयर करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। ROCE में क्या है, EBIT नेट प्रॉफिट प्लस में इंटरेस्ट प्लस में टैक्स। EBIT में क्या क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया और टैक्स, मतलब कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके। EBIT का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड में टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म डेट को हटा के जो लॉन्ग टर्म डेट है ना उसको भी लेना है इसमें, ठीक है। ROE सेम सेम वही है, थोड़ा बहुत चेंज है इसमें, देखो। रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दैट इज डिटरमाइंड बाय द डिवाइडिंग नेट इनकम बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी। ROE इज डिफाइंड एज द रिटर्न ऑन नेट एसेट्स सिंस शेयर होल्डर इक्विटी इक्वल्स अ कंपनीज एसेट लेस इट्स डेट। फॉर्मूला से देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इनकम, जो इसका नेट यहाँ पे क्या लिखा था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिया है नेट इनकम। जो नेट इनकम है सब कुछ देने के बाद, जो नेट इनकम आया ना टैक्स सब कुछ देने के बाद, वो डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इक्विटी। इसमें देखो इसमें क्या चेंज है, एक तो यहाँ पे हमने नेट इनकम लिया है, दूसरा यहाँ पे एवरेज टोटल इक्विटी, मतलब यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर लिए हैं, डेट नहीं लिया, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, क्योंकि इसके नाम में ये रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी पे कितना रिटर्न मिला, ठीक है। एवरेज टोटल इक्विटी, इसलिए यहाँ पे एवरेज टोटल इक्विटी ले रहे हैं और यहाँ पे नेट इनकम ले रहे हैं, ये नेट इनकम से निकलता है, ठीक है। यहाँ तक आपका मेन था, ये चीज़ें मेन थी। अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार दोबारा देख लेना इसको। अब आगे जो है ना, आगे जो है ये कोई भी शेयर खरीदने से पहले एक बार जो चेक करना होता है हमें कि फैक्टर, वो एक बार देख लेते हैं। देखो अर्निंग ग्रोथ देखनी होती है, देखो जो चीज़ें मैंने समझाई एक बार यहाँ पे देख लिया। मार्केट कैप जैसे एशियन पेंट का है 2,75,745 करोड़, करंट प्राइस कितना है, हाई लो जो मैंने बताया था ना इसमें, हाई लो ये 52 वीक्स हाई 52 वीक्स लो, ये है, इसने इतना हाई बनाया इतना लो बनाया है, ठीक है। स्टॉक PE जो मैंने बात की थी, स्टॉक PE जो मैं कहता 20 या 25 से कम होनी चाहिए, ये देखो इसका 50 है, काफ़ी ज़्यादा है। बुक वैल्यू देखो 195 है और करंट प्राइस देखो कितना गैप है, बहुत ज़्यादा है, ओवर वैल्यूड है। डिविडेंड यील्ड 1.16 है, डिविडेंड यील्ड ठीक लग रहा है मेरे को, कम है, जनरली मैं डिविडेंड यील्ड कम ही देखता हूँ, कम ही रहे। ROCE अच्छा है इसका, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ROE भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी अच्छा है। देखो ये 25 से अगर ज़्यादा है तो अच्छा है, ये भी 25 से अगर ज़्यादा है तो अच्छा है, मान के चलो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, ये दोनों जितने ज़्यादा होंगे ना वो उतना अच्छा है। ये वाला जो स्टॉक PE है ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, और ये दोनों जो है ना ये जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा है,
और फेस वैल्यू भी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, डिविडेंड यील्ड जितना कम हो उतना अच्छा है। बुक वैल्यू और इसका करंट बुक वैल्यू और करंट प्राइस का जो गैप है ना, मतलब करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू के आसपास हो या फिर बुक वैल्यू से कम हो, वो उतना ही अच्छा है। ठीक है, ये मैंने ओवरऑल आपको बता दिया। ठीक है, अब जैसे है अर्निंग ग्रोथ जो मैंने ये पॉइंट बताया ना आपको, अर्निंग ग्रोथ आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे क्वार्टरली है, क्वार्टरली रिजल्ट में अर्निंग ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। देखो यहाँ तक ग्रोथ हुई थी, फिर यहाँ पे घट गया, फिर यहाँ पे ग्रो हुआ, यहाँ पे घट गया, मतलब कि घट रहा है बढ़ रहा है, ये देखना होता है। रिवेन्यू का ट्रेंड देखना होता है, रेवेन्यू इसको बोलते हैं, सेल्स को। ये बढ़ रहा है 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 घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन जनरल, देखो प्रॉफिट मार्जिन तो मैं इसको बोलता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बोलता हूँ। देखो कितना है, 18, 15, 19, 20, 22, 23 है, 20 है, 23, 19, घट रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, डेट लेवल्स यहाँ पे देख लेते हैं। बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा है यार, बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा है, देखो ना यार ये कितना बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो गई बोरोइंग्स, इसको बोलते हैं डेट लेवल्स। डिविडेंड हिस्ट्री देखो, डिविडेंड तो ना ही दे कंपनी को अच्छा है, मैं तो ये मानता हूँ, बाकी किसी किसी को डिविडेंड अच्छा हो लगता है। ठीक है, डिविडेंड देख लो। कंपिटिटिव पोजीशन, भाई इसका मार्केट शेयर कितना है यार, है ना। एशियन पेंट्स के सामने कौन टिकेगा, कोई नहीं टिकेगा, तो ये भी देखना होता है कि कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है। मैनेजमेंट क्वालिटी में देख लेते हैं कि प्रमोटर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रमोटर्स कौन से हैं, क्या करते हैं, इनका जो मैनेजमेंट जो है क्या करता है। ठीक है, ये सब देखते हैं। इंडस्ट्रीज एंड मार्केट ट्रेंड, इंडस्ट्री और मार्केट में क्या चल रहा है आजकल, वो देखते हैं। ठीक है ना, जो नए नए ट्रेंड्स हैं वो सब देखते हैं। कैश फ्लो एनालिसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसमें देखो प्लस में जा रहा है माइनस में जा रहा है, ये देखना होता है ना। प्लस में देखना होता है, माइनस में देखो, नेट कैश फ्लो यहाँ पर माइनस में था, यहाँ प्लस में आ रहा है। ठीक है, वैल्यूएशन मैट्रिक्स में यही सब जो मैंने बताया ना आपको, पी रेशियो, पी, अरे यार बहुत एड्स कर रहे हैं, पी रेशियो, पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, ये सारा चेक करना होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। इन सब चीज़ों से आपको पता चलेगा ना कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। स्टॉक पी से पता चलेगा आपको, मैंने बताया ना अभी सारा, स्टॉक पी से पता चल सकता है, बुक वैल्यू से पता चल सकता है, डिविडेंड यील्ड छोड़ दो, आर ओ सी से पता चल जाता है, आर ओ ई से पता चल जाता है ना। ये चार चीज़ें हैं जिससे आपको आराम से पता चल जाता है कि स्टॉक लेना है या नहीं लेना। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस पे तो ये सारी चीज़ें हो गई ख़त्म, ये टॉपिक हो गया ख़त्म। ठीक है, आज 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 की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, ठीक है, बाय बाय।